नमस्कार, मैं समीर गोयल आप सबका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ साहित्य चौपाल की दूसरी कड़ी, जिसके तहत आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। कांता भारती की एक बेहद चर्चित उपन्यास रेत की मछली, इस किताब के संबंध में हम सब अपने अपने पाठक जो हैं अपना अनुभव और अपने विचार साझा करने के लिए, चूंकि साहित्य चौपाल एक शुरुआत थी जिससे बीकानेर के पाठकों को, साहित्य अनुरागियों को, आज की पीढ़ी को एक साझा मंच उपलब्ध करवा के जोड़ा जा सके एक साथ। इसी कड़ी में कांता भारती की ये किताब हम सब यंगस्टर्स के लिए, हम सब युवाओं के लिए, खास तौर पे जो यथार्थवादी साहित्य पढ़ते हैं और उससे जुड़ते हैं, उसके लिए बहुत ही बढ़िया उत्तम रचना है। चूंकि कांता भारती इस किताब में एक ऐसी लड़की की कहानी कहती हैं, कुंतल, जो कि एक सौम्य और निश्चल महिला, निश्चल लड़की, शादी के बाद किन कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए अंत तक एक बेमन की जीवन जीने के लिए विवश होते, वो अपनी जो परिवार को, अपने पिता के घर को छोड़कर जिस ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करके जाती है जहाँ पे उसको जीवन की कठिन परिस्थितियों और सच्चाइयों से सामना करना पड़ता है, जो उसके जीवन को पूरा झकझोर के रख देता है। इस पूरी कहानी को, इस पूरी यात्रा को कांता भारती ने जिस यथार्थवादी सोच और दृष्टिकोण से रखा, वो काबिले तारीफ है। इस पे हम एक वन बाय वन, बारी बारी से चर्चा करेंगे हमारे सारे साथियों के साथ। और इस कड़ी में हमारे साथ जो आज जुड़े हुए हैं उन सबका मैं परिचय आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मेरे पास बैठे हैं दीपेंद्र सिंह, ये बहुत ही अच्छे शायर और कवि हैं और बहुत बढ़िया पाठक। उनके पास बैठे हैं निर्मल राज पंवार, जो साहित्य अनुरागी, बहुत अच्छे पाठक और खुद भी कविताएं लिखने के शौकीन है, कविताएं लिखते हैं। उनके साथ आगे बैठे हैं गौरव सांकला, जिनसे आप पहली कड़ी में भी मिले। गौरव भी बहुत अच्छे युवा पाठक और लेखक दोनों हैं। उनसे आगे है हमारे साथ महेंद्र चौधरी। महेंद्र चौधरी पेशे से शिक्षक रहे हैं और साहित्य के लिए बहुत ही समर्पित व्यक्ति हैं, क्योंकि ये ऐसे आदमी है जिनको मैं अपने जीवन में जानता हूँ जिसने बिना लिखने की इच्छा किए इतनी किताबें पढ़ी है। ये अपने आप में कहते हैं ना, अलग बात है। उनसे आगे हमारे साथ बैठे हैं धीरज, ये विद्यार्थी हैं और अभी नीट की प्रिपरेशन, डॉक्टर साहब बनने वाले हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम इनको विदाई देते हैं। हम सब आज इस किताब पे चर्चा करते हैं और वन बाय वन आगे हम कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स अपने अपने रख के उस पे सबके विचार जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और मैं आज रेत की मछली कहानी से कुछ पंक्तियां या कुछ एक हिस्सा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हर बसी हुई इमारत की अपनी अपनी अलग आवाजें होती है। किसी किसी इमारत में घुसते ही वहां की वे परिचित आवाजें आपका स्वागत करती है। गृहस्थी के बर्तनों की खनक, लोगों के चलने की आवाजें या किसी के बोलने की आवाजें। कुमुद के यहाँ भी अपनी अलग आवाजें हैं। कुमुद टहल रही है, शायद उसके पांव चप्पल घसीट कर आगे बढ़ते हैं। सर्दी महसूस करते ही मैंने अंगीठी में कोयला और डाल दिया था। कोयला चटकता है, उसकी अपनी आवाज है। और इनके अलावा अगर कोई चुपचाप सुने तो उसे सुनाई देगी मेरे मन की आवाज, अपने आप में बोलते हुए मन की आवाज। रात काफी हो गई है पर नींद नहीं आ रही। सोचती हूँ जले हुए कागजों में से कोई बाकी बचा हो तो उसे भी उलट पुलट कर आग के हवाले कर दूं, फिर शायद नींद आ जाए। सुलगते हुए एक अतीत के भग से जलकर राख हो जाने के बाद शायद नींद आ जाए, या ना ही आए नींद। नई जगह इतनी जल्दी मन सहज नहीं हो पाता। अतर सुइया के मकान में भी पहली बार कहाँ नींद आई थी। फिर बंबई के उस फ्लैट में खिड़की ही रात भर खांसती रही थी। उसके बाद वापस माँ का घर, वहां नींद फिर नहीं आई। और उसके बाद वह हॉस्टल, बाप रे कैसी यातना थी उस जागरण में।
छोटे छोटे कमरों के हल्के फुल्के दरवाजों से जाने कितनी तरह की आवाजें अंदर आती थी। कोई चीख, कोई गुनगुनाहट, कोई छीन झपट, कोई बर्तन गिरने की आवाज। अच्छा हुआ हॉस्टल छूट गया। केवल अविवाहित और विधवाओं के लिए जगह थी वहां। मैं दोनों में से क्या हूं? एक और इसका पैराग्राफ है जो मुझे बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा। वो कहीं ना कहीं इसके टाइटल को भी कहानी के अंदर लाता है, जीवित करता है। यह रेत है सामने, कहते हैं रेत से घर नहीं बनता। अच्छा ही है कि घर नहीं बनता। कितनी सम्मोहक है यह रेत। घर नहीं बनाने देती, लेकिन हर रखा हुआ पांव कोमलता से समेट तो लेती है और फिर उतनी ही कोमलता से उसे छोड़ भी देती है। मोह न सही, सहृदयता तो है। इसकी तपन मन को नहीं, तन को जलाती है। मुझे और चाहिए भी क्या? मन की बलात् हत्या के बाद तन इस तरह जले तो सुख ही होगा। रिश्तों की आग में मन जहां जला था, वहां तो कुछ नहीं उगेगा अब। लेकिन इस तपती रेत में अब जो जलता है, वहां कुछ उग रहा है। देखो, कहीं वो मैं तो नहीं, कहीं वो मैं तो नहीं। तो इस बुक के डिस्कशन में हम कुछ एक पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मैंने हाईलाइट करके निकाले। मैं उन चीज़ों पे आप सबके पास, अपने पैनल के पास रखता हूँ वो पॉइंट, और इनमें से अपने अपने विचार जो देना चाहें वो आमंत्रित होंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि इसका जो मेन कैरेक्टर है इस बुक का, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है, कुंतल। तो इस पे जो कुंतल के मैं बात कर रहा था, कुंतल के जो व्यक्तित्व में इतना बड़ा शिफ्ट दिखता है, इतना बड़ा एक फर्क आता है, उस फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपने साथी निर्मल से इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि भाई निर्मल अपने क्या विचार रखते हैं, इनका क्या अनुभव रहा है इस बुक को और कुंतल के कैरेक्टर को लेके। जैसे समीर भैया ने बताया अभी कि शादी से पहले कुंतल का जो स्वभाव है वो बिल्कुल अलग है, और शादी के बाद उसका स्वभाव पूरा विपरीत हो जाता है। ये भी सच है कि कुंतल शोभन के पास जब आई थी तो वो अपना सब कुछ छोड़कर आई थी। वो ये जिद लेकर आई थी कि मुझे अब सिर्फ उसी एक व्यक्ति का होना है। तो ये कहीं ना कहीं कारण उसके मन में जरूर रहा होगा, जब उसके ऊपर शादी के बाद भी अत्याचार हो रहे थे और वो जीवंत उसको महसूस कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये जरूर था कि अब उसके पास पीछे जाने का कोई रास्ता है नहीं, और इसीलिए वो सब सहन करती रही। उस वाक्यांश का जो 2 पंक्तियां हैं वो मुझे बहुत पसंद आई थी। उसमें कुंतल लिखती है कि पशु और मनुष्य में फर्क होता है। पशु और मनुष्य में फर्क होता है कि पशु के हाथ पैर एक साथ होते हैं और मनुष्य के हाथ और पैर होते हैं। जब शोभन उस पर क्रूर तरह से प्रहार कर रहा था, उसको बुरी तरह से मार रहा था, उसके बाल घसीट घसीट कर उसको फर्श पर पटक कर उसको लहूलुहान कर रहा था, तब कुंतल को समझ आया कि पशु में और इस शोभन में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि एक तरह शोभन वो वैसा व्यक्ति भी था कि उसको अपनी समाज में भी अपनी पी बनाकर रखनी थी। वो उसको अपने सामाजिक बड़े बुद्धिजीवी साहित्यकार की उस इमेज को भी बनाए रखना था। इसके लिए उसको कुंतल की जरूरत तो वो चाहता था कि वो जो भी सारा ये नाट्यक्रम हो, जो तो पूरा सुनियोजित था, पर वो चाहता था उसमें उसका कहीं भी ऐसा ना लगे कि उसने इस तरह से कोई जबरदस्ती की है कुंतल पर कि वो उसे छोड़कर वो उसको छोड़ रहा है। और उसने घटनाक्रम इस तरह अंजाम दिया कि अंत में उसने यही लिखा दिया कि आप ये लिख दो कि मैं दुराचार हूँ, मेरे श्रीमान आनंद साहब से गलत संबंध थे, और इस वजह से उन्होंने सारा आरोप उस पर लगाकर और ये अपने एक समाज में दिखा दिया कि मैं तो एक साफ चरित्र का शोभन ही हूँ और कोई और अन्य नहीं। कुंतल ने उसके लिए बहुत अच्छा शब्द यूज किया था, अशोभन। कहानी में बहुत लेट उसने ये शब्द यूज किया कि शोभन अब
शोभन नहीं रहे और अशोभन बन चुके हैं। तो वो बहुत अच्छा था, वो बहुत एकदम जिसको कहते हैं ना टू द पॉइंट उन्होंने वो चीज कही, क्योंकि जिस शोभन को वो जानती थी वो एकदम बदल चुका था फिर अंत तक आते आते। हाँ, कहीं ना कहीं उसको बहुत शुरुआत में अपने प्रतिशोध करना चाहिए था, मतलब अलगाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो शोभन के हर कृत्य को आंख मूंद कर बस देखती रही, इग्नोर करती रही, और शोभन को भी ये चीज समझ आ चुकी थी कहीं ना कहीं कि ये कुछ नहीं करेगी। और मैं हाँ, उसको पता था कि इसमें हिम्मत नहीं है, या पता नहीं, या प्यार कभी जो कमजोरी बन जाता है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि वो उसकी कमजोरी थी। इसकी वजह से शायद वो उसके सामने फाइट नहीं कर पाई सही होने के बावजूद, क्योंकि बहुत से ऐसे कहानी में है प्रसंग जहाँ पे शोभन का जो व्यवहार है जैसा होना चाहिए था उसको बिल्कुल विपरीत था। कहानी में कांता भारती जी जब एक रमन जो एक कैरेक्टर है, वो जब कुंतल को पत्थर मारने तक आता है, पत्थर लेके उसके पीछे भागता है, और वो जब कुंतल ये बात शोभन को बताती है, वो पहले तो भागते भागते यूनिवर्सिटी में आके बताती है, तब वो उसको इग्नोर कर देता है, वो कहता है घर जाओ। फिर वो जब घर पे भी बताती है तो भी शोभन को ये चिंता रहती है कि अब वो पुलिस में शिकायत करेगा, घर पे पुलिस आएगी, हाँ, यूनिवर्सिटी तक पुलिस हाँ, जाएगी। उसको उस वक्त भी कुंतल की चिंता नहीं हुई, अपनी इमेज की चिंता है, अपनी इमेज की छवि, कि मेरी छवि नहीं बिगड़नी चाहिए। या जब वो शुरुआत में आनंद साहब के द्वारा जो हरकत उसके साथ की गई थी उसका जिक्र करती है, तब भी शोभन बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं कहता वो। तो ये कहीं ना कहीं कुछ हिंट्स थी, मीनल से बहुत पहले ये हिंट्स आपको इस कहानी में मिलती है, जो एक समझदार व्यक्ति इसको अगर आवाज उठानी चाहिए ले सकता है, पर पता नहीं कुंतल ने बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई इसके ऊपर। ये जो कहानी है कुंतल और शोभन की, इसमें जो कुंतल जो लड़की है, इसका कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि जैसा शादी से पहले था वैसा ही बाद में भी रहा। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा रहा। क्योंकि शादी से पहले कुंतल ने खुद अपनी मर्जी से किससे प्रेम नहीं किया, उसको जानना पहचानने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ मिसेज आनंद के कहने पर उसने उसको स्वीकार किया कि अच्छा लड़का है, तुम्हें अच्छा रखेगा। इस बात से वो बस इम्प्रेस हुई, और फिर उसको देखा, देखने में सुंदर था तो उससे आंखें जार होती गई और प्यार हो गया। तो इस वजह से वो उसके प्यार के लिए उसके प्रति समर्पित हो गई। अब उसके पिताजी उसका विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि प्यार जब होता है तो आंखों पर, नसों में, सब जगह चढ़ता है, और वो उस समय इतना ज्यादा चढ़ रखा था क्योंकि उसको सिर्फ कुंतल को सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई दे रहा था, शोभन। इस वजह से वो अपने पिताजी से लड़ती है, और लड़ती भी कैसे है, लड़ती भी एक बेबस लड़की की तरह लड़ती है। जाके बिस्तर में सो जाती है, खाना नहीं खाती है, एक बीमार की तरह पड़ी रहती है। तब जाके मजबूर होके माँ बाप उसको शोभन को बुलाते हैं और शादी करते हैं। तो वो पहले से कमजोर थी और फिर वो शोभन के साथ शादी कर लेती है। अब एक कमजोर लड़की जब किसी एक मजबूत इंसान से शादी करती है, जो खेलना जानता है, जो दिमाग, उसके पास ताकत है, उसके पास समाज है, उसके पास बहुत सी और तरीके हैं, जैसे शब्दों का जाल है उसके पास। शोभन के पास सबसे बड़ी बात है शब्दों का जाल है। वो उसको ऐसे शब्द देता है जिससे वो मोहित हो जाती है। वो कि उसके लिए मैं हमेशा तेरे लिए खड़ा रहूंगा, जब भी तू आएगी मैं तेरे लिए आए बिछा दूंगा। इस तरह की बातों से वो मोहित हो जाती है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। अब कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें वो उसको प्रताड़ित करता है, तो भी उसको ऐसा लगता है कि इसका प्रताड़ित करना मेरे लिए ही सही होगा, मेरे लिए ये कुछ कर रहा होगा, मेरे प्यार में कोई कमी होगी, इस वजह से वो मुझे ऐसा कर रहा है। या मीनल ज्यादा उसको ज्यादा पसंद है, मैं इसलिए पसंद नहीं हूँ क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ, वो ज्यादा है, इस वजह से वो अपने आप को। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आपको ये दिखता है कहानी में बहुत जगह जहाँ पे शोभन और मीनल और वो जब घूमने गए, कलकत्ते गए या उड़ीसा गए, उस दौरान प्रसंग में रात को जब कुंतल नींद से उचक के उठती है और उसको दिखता है सामने तमाम वो घटनाक्रम, और वो उसके लिए उसने शोभन से अपना विरोध भी जताया।
शोभन वहां पे गिड़गिड़ा कर रोने लगा, उसको जैसे जैसे भ्रम में बांध के वापस वहां रख लिया। तो ऐसा नहीं है कि वो उस चीज को समझ नहीं रही है या उस चीज में ऐसा समझ रही है कि भाई मैं ये मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहा होगा या मेरे में कमी होगी। लेकिन अगेन बात वो है कहीं ना कहीं शायद उसमें ये इतनी हिम्मत नहीं थी, जैसा आप कह रहे हैं कि शादी से पहले से बाद तक भी वो हिम्मत अपने अंदर कभी ला ही नहीं पाई कि मैं इस चीज को विरोध करके बोलूं। क्यों? क्योंकि लेकिन अगेन जो आप कह रहे हैं कि शादी से पहले भी उसका कैरेक्टर ऐसा ही था, शादी के बाद भी वो कैरेक्टर जो है वो आपको बस हाईलाइट होके दिख रहा है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कम से कम शादी से पहले वो इतना तो स्टैंड लिया ना उसने कि अपने घर में रहते हुए भले ही उसने मूक विरोध किया हो, लेकिन विरोध किया। उस विरोध के आगे उसके फादर को, उसके मदर को वहां दबना पड़ा, झुकना पड़ा ना। तो वो अगर विरोध यहाँ पे भी जताया गया होता तो शायद अगर शोभन की माँ उस घर में थी, क्या वो शोभन की माँ से बात नहीं कर सकती थी? मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव सब तरह से सोच के देख सकता हूं कि जहां विरोध वहां दर्ज किया गया वो विरोध यहाँ भी तो दर्ज किया जा सकता था। लेकिन शायद वो धीरे धीरे शोभन के आगे अपने आप को इतना समर्पित कर चुकी थी कि वो खुद को बेबस मानने लग गई। शादी से पहले वो अपने आप को बेबस नहीं मान रही थी। ये फर्क मुझे लगता है। बाकी आप बताइए। इसमें जो शोभन है वो उसके साथ अपनी ताकत का एक गेम खेलता है। वो ताकत दो तरीके से खेली जाती है, एक तो इमोशनली ताकत होती है, एक फिजिकली ताकत होती है। जहां उसको लगा कि फिजिकली इमोशनली की जरूरत है तो उसने इमोशनल गेम खेला, उसके साथ गिड़गिड़ाया, उसको बाहों में फिर उसकी बातों में फिर फिसलाया, उलझाया, कैसे करके उसको मनाया। और जब ये सब नहीं हो पाया तो उसने अपने शारीरिक बल का यूज किया। तो इस तरीके से मैं इस कहानी में ये देखता हूँ कि जो एक इंसान है वो अपनी ताकत का किस तरीके से दुरुपयोग करता है। वो किसी को अपने एक कहते हैं ना, एक कहानी अपनी एक तरफ एक कहानी बनाता है अपनी ताकत से, और उसी कहानी को वो अपनी ताकत से फिर गिरा देता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो एक गेम खेलता है, एक घर बनाता है और उसी को एक झटके में तोड़ देता है। उसी प्रकार शोभन करता है। वो एक तरफ तो उसको अपने प्यार में जाल में फंसाता है और दूसरी तरफ उसको प्यार को बिखेर देता है। तो इसमें जो कैरेक्टर है कुंतल का, वो जैसा पहले थी वो वैसा ही अंत तक रहती है। एक मजबूर, एक कमजोर, और ऐसे वो उसमें नजर आती है मेरे हिसाब से। जी, मैं धीरज से एक छोटी सी चीज का डिस्कशन ये करना चाहता हूँ आप कि जैसे आप कह रहे थे कि ये जो किताब है कांता भारती की रेत की मछली, इसको गुनाहों के देवता जो धर्मवीर भारती की किताब थी उसके रिप्लाई के तौर पर कंसीडर किया जाता है जनरली सोसाइटी में। ठीक, तो उसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट कीजिए कि आपको क्यों लगता है थोड़ा ऐसा। और अगेन दूसरी चीज ये कि जो कांता भारती ने इसमें एक साहित्यकार की सो कॉल्ड इमेज रही हमेशा से समाज में कि एक बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है जो बहुत मार्मिक है, सौम्य है, और जो दुनियावी चीजों से थोड़ा इतर हटके संवेदनाओं पे सोचने वाला आदमी होता है, इमोशंस को ज्यादा वैल्यू देने वाला, उस इमेज का खंडन कर रही है वो शोभन को प्रॉपर एक आदमी से जानवर तक बदलते हुए दिखा रही है इस पूरी कहानी में। तो इस पे थोड़ा अगर आप अपना पॉइंट जो आप बोल रहे थे उसको इलेबोरेट करते हुए रखें। जहाँ तक मुझे लगता है कहानियाँ हमारे असल जीवन से प्रेरित होती है, और जो किताब है गुनाहों का देवता, उसमें भी समाज की जो परिस्थितियाँ उस समय थी उसको दर्शाया गया है। और इस किताब में भी शायद कुछ ऐसा ही किया गया है, जो किरदार जो है वो कहीं ना कहीं उससे मेल खाते हैं। जैसे जो इनके पति है धर्मवीर भारती, उनकी वह किताब थी गुनाहों का देवता। और जैसे उस समय जो सिचुएशंस रही होंगी कि कैसे एक जो भारतीय महिला है वो किस हद तक इस चीज़ को जो असल जीवन से जैसे प्रेरित है, जो उनके जीवन में शायद उन्होंने देखा वही उन्होंने उस किताब में उसको शब्दों के रूप में उतारा। और दूसरा मेरा ये था कि जो इन्होंने एक इमेज थी ना जो साहित्यकार की, उसका खंडन करते हुए रियलिटी दिखाई कि जरूरी नहीं है कि जो समाज में एक साहित्यकार की इमेज बनी हुई हो, एक होती है जो उसकी बाहरी आभा है या बाहरी उसकी जो उसकी कहते हैं ना बुद्धि बल है या इंटेलेक्चुअलिटी जिसको दुनिया देख रही है, वही सब कुछ रियलिटी हो।
उसने शोभन के कैरेक्टर को, जहां कुंतल जिस शोभन से प्रेम में पड़ती है, वो शोभन था जो जिसकी कविताओं से कुंतल आकर्षित थी, मोहित थी, जिसकी बातों से कुंतल आकर्षित थी, मोहित थी, और अंत में वो शोभन उस पशु के स्तर तक गिरता हुआ दिखाया जाता है इस कहानी में। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन किया है पूरा, ये क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आप बता रहे हैं कि धर्मवीर भारती के रिप्लाई के रूप में है, तो उस गुनाहों के देवता के जो राइटर है धर्मवीर भारती, उसी को जवाब देते हुए लिखा गया, उन्हीं को कैरेक्टराइजेशन दिखाते हुए? उस किताब में जो किरदार दिखाया गया है वो इसके बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। तो वो एक काफ़ी शांत स्वभाव का किरदार होता है जो गुनाहों का देवताओं में बताया। मैं ये नहीं कह रहा कि गुनाहों के देवता के किरदार को, उसमें तो चंदर करके किरदार ठीक था। है, हाँ। मैं धर्मवीर भारती के किरदार का बात कर रहा हूँ कि एज ए हस्बैंड उन्होंने धर्मवीर भारती को देखा अपने जीवन में। क्या उसी चीज आप कह रहे हो ना कि रियलिटी से जुड़ी हुई होती है कहानियां, तो ये क्या उसी तरह का रिप्लाई था कि रियलिटी से जो कहानियां जुड़ी है, तो क्या धर्मवीर भारती का ही कैरेक्टर था जो कहीं ना कहीं उन्होंने जिसको शोभन का कैरेक्टर बनाने के लिए प्रेरित किया? शायद वो यह दिखाना चाहती थी कि जो रियलिटी है वो ये है, यह फिक्शन से अलग है। उनका किरदार काफी शांत स्वभाव का है, पर लेकिन जो जैसे कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि ये उनकी आत्मकथा है, बल्कि इसकी पुष्टि नहीं है। इसमें एक इसका जो टाइटल रखा गया है वो रेत की मछली। रेत की मछली यानी एक ऐसी मछली जो बेबस है, जिसके पास ना पानी है, ना उसके साथ संगी है, ना दोस्त है। वो अकेली एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। ना उसके पास रहने के लिए घर है, ना उसके साथी हैं। तो इस वजह से वो जो कुंतल है वो ऐसी जगह फंस जाती है, इस वजह से इसका नाम रेत की मछली रखा है। और दूसरी तरफ जो दूसरा इसमें एक जो शीर्षक रखा है वो नीचे इसमें लिखा हुआ है, बुक के ऊपर ही टाइटल दिया हुआ है कि इसमें दर्ज हैं देवताओं के गुनाह, जो दुनिया के सामने तो देवताओं की तरह दिखते हैं, लेकिन रियल में असल जिंदगी में वो देवता नहीं है। वो देवताओं के द्वारा जो गुनाह किए गए हैं, जो एक सो कॉल्ड इमेज, देवताओं की इमेज को तोड़ते हुए उसे हाँ। काम आदमी की तरह रख रही है कि आदमी क्या, वो आदमी से बदतर पशु की तरह आपके सामने प्रेजेंट किया है उसको। वो जो ये जो गुनाहों देवता हैं, देवता जिसने सो कॉल्ड उसमें एक रखा है जो देवताओं के गुनाह है, वो जो देवता है उसको ऐसा परिभाषित उन्होंने किया है कि ये रियल में देवता नहीं है, सिर्फ दिखने में देवता है। और ये जब इनके साथ जब रियल में कुछ होता है तो ये देवताओं की जगह एक शैतान के रूप में सामने आते हैं। इसमें दो साहित्यकारों का जिक्र होता है, एक मिस्टर आनंद और दूसरे शोभन। तो आनंद को जब मौका मिलता है तब वो उससे चूकते नहीं है अपनी हरकतों से, अपनी पशुता को दिखाने में, और वहीं जब शोभन को मौका मिलता है तब वो भी नहीं चूकते हैं। इसका मतलब देवता तो कहने में है और असल में देवता नहीं है। मैं दीपेंद्र से भी इस बारे में चाहता हूँ कि इस किताब, इसके शीर्षक और तमाम जो जिक्र हुआ, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया किसी मुद्दे पे, किसी राय जो रखना चाहें। हाँ, तो मैं इसी बात पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। जैसे अभी समीर भैया ने पूछा, एक साहित्यकार की इमेज जैसी होती है, इसके अंदर जो शोभन की इमेज बताई हुई है उससे काफ़ी अलग है। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम देखते हैं एक साहित्यकार, एक लेखक है, तो दुनिया उसे उसी रूप में देखती है जैसे वो दिखता है। सफ़ेद कपड़े पहने हुए, हाथ में पेन, दुनिया के सामने खुद को अच्छा दिखाना, और सारी दुनिया उसे उसी के अनुसार देखती है कि एक साहित्यकार है तो ये अच्छा आदमी है, सुलझा हुआ आदमी है। कोई यह नहीं देखना चाहता कि वो पर्सनल लाइफ में कैसा है, वो किसी इंसान के साथ कैसा है। जैसा शोभन का व्यवहार दिखाया जाता है कुंतल के साथ, वो उस छवि को बहुत अलग बनाता है उससे। तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि जैसा एक दिखने में और एक होने में, ये दोनों बातों में बड़ा अंतर होता है। शोभन दिखता है एक साहित्यकार की तरह, लेकिन है वो असल में वैसा ही जैसा उसके बारे में बताया है। वह प्रताड़ित करता है एक महिला को, जिसको वो ये कहकर लाया होता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारा साथ निभाऊंगा, जबकि साहित्यकार की ऐसी कोई छवि नहीं होती है और ना उसे ऐसा होना चाहिए। ये मैं इस बारे में कहता। तो बहुत ही अपना जो इसका एक प्रसंग आता है, इस जो मेटाफर इसमें यूज किया है कांता भारती ने, बहुत जगह वो एक प्रसंग दिखता है कि कुंतल उस फूल बगिया के ऊपर उस लतर का जिक्र करती है, जो लतर जंगली लतर उसके जीवन में बढ़ती जा रही है, और वो उसको आशंकित करती है शुरुआत से। वो जो कैरेक्टराइजेशन है उस कहते हैं उसको, उसका मेटाफर यूज कर लो,
जो आशंका उसके मन में थी जब वो जंगली लतर उगनी शुरू हुई तब से, और जब वो पूरी तरह से फैल गई थी तब तक, वो एक कहानी में कहीं ना कहीं साथ जो चलता है वो बहुत ही सुंदर चित्रण है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इसमें कुछ एड ऑन करना चाहते हैं तो इस पे जैसे महेंद्र जी, और उसके बाद हम इस पे विराम देंगे। इस कहानी में दिखाया गया है कि जब वो शोभन के घर जाती है तो बगिया में खूब सारे फूल खिले हुए हैं, और उन्हीं फूलों के बीच एक ऐसी लता है जो कांटेदार है, और उससे उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है, उसको मतलब चुभ जाता है। उस समय शोभन क्या करता है, उसको चूमता है हाथ को और उस लता को उखाड़ के निकाल देता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस समय ये होना चाहिए, कुंतल को खुद को वो लता अपने हाथ से निकाल देनी चाहिए थी। कुंतल ने क्या किया, शोभन को बोला कि आप इस लता को निकालिए, आप इसको हटाइए हमारे जीवन से या हमारी बगिया से। जो उसने सबसे बड़ी गलती उसकी ये थी कि उसने शोभन को बोला, लेकिन शोभन वही ये चाहता था कि इस संसार में जहाँ फूल है वहाँ ये लताएं भी हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी लताओं से, इसलिए उसको वो बढ़ने देना चाहता था। लेकिन एक बार कुंतल के कहने पर उसने तोड़ दी, लेकिन बाद में वो जैसे उसके जीवन में दूसरी महिलाओं के साथ संबंध रहे, उसने उसको दरकिनार करते हुए उसको कुंतल को और परेशान किया। एक मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके यूं है, जैसे इस बुक में शोभन एक जगह बोलते हुए दिखते हैं कि जीवन में एक राइटर को, कुंतल तुम चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है, ये जीवन में एक राइटर है उसको क्या कहते हैं, वो रक्त कमल वर्ड यूज करता है उसके लिए, और कहता है हर इंसान को एक प्रेरणा चाहिए होती है ना। तो वो मोटिवेशन जो चाहिए होता है जीवन का, वो मोटिवेशन शोभन ढूंढ रहा है कि जीवन के इतर अनुभवों में, शादी को कोई बंधन नहीं मानता, वो उसके इतर मानता है कि ये इंसान को, किसी भी कलाकार को प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है ना। तो शोभन इसमें ये मानता है कि शादी को बंधन ना मानते हुए जो प्रेरणा वो बाहर ढूंढ रहा है, या जो प्रेरणा वो कोई भी आर्टिस्ट, जो मैंने आपने भी देखा होगा अलग अलग बड़े बड़े आर्टिस्ट के बारे में ये चीज देखते हुए कि सबको जीवन में कहीं ना कहीं से एक प्रेरणा चाहिए होती है। ये जो चीज है वो क्या सच मानते हैं आप कि हर आर्टिस्ट के लिए होती है, कि उसके बाद में वो तमाम दायरे तोड़ता हुआ उस प्रेरणा की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है? ये रियलिटी आप लोगों को भी ऐसा लगता है? समझो जैसे आप खुद एक शायर हैं दीपेंद्र, और आपने जीवन में तमाम जो भी साहित्य आज तक पढ़ा है, अपने अनुभव देखे हैं आसपास लोगों को, ऐसा लगता है आपको कि ये चीज कहीं ना कहीं सच है जो शोभन उसमें बोलते हैं कि प्रेरणाएं इंसान को जब आकर्षित करती है, उसको लिखने के लिए, कुछ रचने के लिए नया चाहिए होता है, तब वहाँ वो तमाम दायरे तोड़ देता है? कहीं ना कहीं इस बात में हकीकत है कि जब इंसान को लिखने के लिए कोई प्रेरणा चाहिए होती है तो वो सारे दायरों को तोड़ देता है, क्योंकि जब उसके पास शुरू में वो लिखने के लिए भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी तरह की रचना के लिए, चाहे वो कोई आर्टिस्ट है, किसी भी तरह का संगीतकार, मूर्तिकार, एनीवन। हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं कि जब उसे लिखने के या फिर अपने जीवन में कभी भी ऐसे कोई वक्त आता है तो वो दायरे तोड़ देता है, लेकिन वो ऐसा शायद तक शुरू में ना करता हो। पहले वो इंतजार करता है कि वो किस हद तक निभा सकता है, किस हद तक चल सकता है, और जब उसके पास लास्ट में उसको लगता है कि नहीं भाई अब इससे नहीं हो रहा, तब उसको वो दायरे तोड़ने सही लगते हैं, चाहे वो सही हो या ना हो। लेकिन उसके लिए ये उतना ही नैसर्गिक जाता होगा, उस वक्त शायद वो ये सोच के भी ना तोड़ता हो कि मैं फोर्सफुली कुछ कर रहा हूँ। हाँ, वो कह सकते हैं वो वक्त का तकाजा होगा उसके लिए, ये कह सकते हैं। किताब का शीर्षक है रेत की मछली। रेत जो है वो मछली का एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे मछली फल फूल सकती है, बढ़ सकती है। वो रेगिस्तान में नहीं फूल सकती, वो समंदर में फूल सकती है। तो कहीं ना कहीं वो मछली समंदर में ही थी शुरुआत में, मगर जब वो शोभन को अपने जीवन में लाती है तो कहीं ना कहीं वो समंदर को रेगिस्तान में बदला जाता है। शुरू से वो इतनी बेबस मुझे नहीं लगी, मतलब मेरा ऐसा मानना है। वो थी मछली और एक सही एनवायरनमेंट में वो थी, क्योंकि उस समाज में भी अगर उसके माता पिता उसको इजाजत दे रहे हैं कि वो नौकरी कर सके, जैसा उस समाज का, उस दौर का वो वक्त था, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का पार्ट थी। कहीं ना कहीं वो अपने उस तालाब में थी, एक दरिया में थी, जो छोटा ही सही लेकिन उसके अनुकूल वातावरण उसके अनुकूल का वातावरण था। पर जब वो शोभन को अपने साथ जोड़ती है
तब कहीं ना कहीं उसकी आर्द्रता खींचता हुआ उसको रेगिस्तान में रेगिस्तान बदल तब्दील जाता है। वो चीज है, फिर वो मछली तो रहती है मगर समंदर नहीं रह पाता अंत तक, वो रेगिस्तान बन जाता है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथियों का, धीरज, महेंद्र, गौरव, निर्मल और दीपेंद्र। और आप सबसे गुजारिश कि साहित्य चौपाल के इस कड़ी को आप सुनिए और सराहिए। हम इसी तरह हर महीने आगे की कड़ियों में आपसे जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।